आज के वीडियो लेक्चर में मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हम लोग जो इस साल का रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बावजूद मैं ट्राई करूंगा कि चैप्टर 2 या 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए आपका फुल रिवीजन, कंसेप्चुअल रिवीजन के साथ में सारे टॉपिक डिस्कस हो जाए। बहुत सारे शॉर्टकट्स दूंगा मैं आपको याद करने के लिए। कुछ चीजें जो बुक में गलत छप गई हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गलत पढ़ाए जाते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और मैंने कोशिश की है कि नोट्स को भी मैंने ऐसे बनाया कि आप लोग उसका अगर आप प्रिंट निकाल लो तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के रिवीजन के भी काम आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स नाम में जो सबसे पहला शब्द है थर्मो, वो हम लोग यूज करते हैं हीट के रेफरेंस में। सो थर्मो वर्ड हीट को रिप्रेजेंट करता है और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो समवेयर ये चैप्टर उस पॉइंट पे काम करता है व्हेन हीट इज इन अ मोशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हेन अ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उस सिस्टम के अंदर वो क्या क्या चेंजेस लाएगी, उस सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, यही सब हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं। दुनिया की जितनी भी महंगी मशीन्स हैं जैसे इंजन हो गया, इंजन के अलावा आप मोट कंप्रेसर ले लीजिए, ये सब कुछ इसी चैप्टर के प्रिंसिपल्स पे बनाए जाते हैं। अगर शॉर्ट में समझना हो कि ये चैप्टर किस बारे में है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सिस्टम किसी एक स्टेट में है तो उस स्टेट में उसकी कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कुछ हीट का एक्सचेंज कर लो या तो कुछ उसके ऊपर वर्क कर दो या उससे वर्क करवा लो। इस तरीके से आप उसकी एनर्जी में चेंजेस ला सकते हो। और जब आप उसकी एनर्जी को चेंज करोगे तो आप देखोगे कि वो सिस्टम भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। ट्रांसफॉर्म्ड से मेरा मतलब है कि उसके स्टेट में चेंज आ जाता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका थियोरेटिकली देख लेते हैं कि इस चैप्टर के साथ हमको मेजर बेनिफिट्स क्या है, ये चैप्टर कहाँ कहाँ मेनली काम करता है। जैसे केमिस्ट्री के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से एक क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करना। स्पॉन्टेनिटी चेक करने का मतलब होता है हम ये जानना चाहते हैं बिना लैब में गए, बिना एक्सपेरिमेंट किए, कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं, या फिर कोई भी सिस्टम अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो क्या वो उसे किसी दूसरे स्टेट में जाएगा। बिना लैब में एक्सपेरिमेंट किए हम लोग ये थियोरेटिकली जानना चाहते हैं। इसी को केमिस्ट्री में बोला जाता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन देखना। और ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन देखने का काम ही हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करता है। तो आप इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि कैसे बिना लैब में गए हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ मैंने एम में लिखा हुआ है कि वेदर अ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। नेक्स्ट इज कि केमिस्ट्री का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट देखना। अब एक्सटेंट देखने से मेरा मतलब है ये चेक करना कि कितना परसेंट रिएक्टेंट कितने परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा और कितना परसेंटेज उसका वेस्ट हो जाएगा। और ये एक्सटेंट देखने का काम करता है केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, किसी भी रिएक्शन की हम स्पीड जानना चाहते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और ये रेट देखने का काम करता है केमिकल काइनेटिक्स। इस तरह से हमारे पास ये 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के 3 सबसे मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन तीनों में से भी जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पॉन्टेनिटी देखना, क्योंकि अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं है तो बाकी के क्वेश्चंस का आंसर बेमतलब है। अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तभी आप उसकी एक्सटेंट जानना चाहोगे, तभी आप उसका रेट जानना चाहोगे। तो इससे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर केमिस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 टाइप के रिएक्शंस पता होने चाहिए केमिस्ट्री में। वन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेकंड इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो अपने आप हो सकता है, इसको किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती, ना इसको किसी फोर्स की जरूरत है, ना कहीं से एनर्जी की जरूरत है। इट कैन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। तो ऐसा रिएक्शन विच कैन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, जो अपने आप हो सके, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और बाकी के रिएक्शन जिनमें हमको हेल्प करनी पड़ती है फोर्स प्रोवाइड करके या एनर्जी प्रोवाइड करके, वो सारे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इस चैप्टर के हम अंदर हम लोग ये स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे जाएंगे, कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये कई बार डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोगों को इसीलिए मैंने ये क्लियर कर दिया कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। अब कई जगह पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये मतलब पढ़ा दिया जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस। वो गलत है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का फास्ट या स्लो से कोई लेना देना नहीं होता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो अपने आप हो सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प।
अब इस चैप्टर के लिए आपको इसी चैप्टर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर की लैंग्वेज सीख लेते हैं। जिस किसी चीज पे हम लोग काम कर रहे होंगे, अगर हम किसी केमिकल पे काम कर रहे हैं या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उस मशीन या उस केमिकल को इस चैप्टर में हम लोग सिस्टम बुलाएंगे। तो पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कंसीडर किया है, उस हिस्से को हम लोग इस चैप्टर में सिस्टम बुलाएंगे। जैसे मैंने राइट साइड में डायग्राम भी बनाया है, उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है वो सिस्टम का काम कर रही है, क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर हमारी सारी स्टडी करने वाले हैं। अब उसको छोड़कर यूनिवर्स का जो बचा हुआ हिस्सा है, उस हिस्से को हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। सो सिस्टम और सराउंडिंग की एकदम सिंपल डेफिनेशन है, सिस्टम वो जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी चीज के बारे में पढ़ने में हम इंटरेस्टेड है थर्मोडायनेमिकली, वो हो गया हमारा सिस्टम। यूनिवर्स में हमारे सिस्टम को छोड़ने के बाद जो भी कुछ बचता है वो सब कुछ होगा हमारा सराउंडिंग। और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हमको मिल जाएगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा होता है या यूनिवर्स क्या होता है ना। इन चार कॉन्सेप्ट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बाउंड्री लाइन। व्हाई बाउंड्री लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बाउंड्री लाइन ही वो जगह है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आप देखोगे कि इस चैप्टर में कई बार मैं किसी चीज का एक्सचेंज करूंगा। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कभी हीट एक्सचेंज कर रहा हूँ, या अगर सपोज कीजिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो जो भी कुछ एक्सचेंज होगा दैट विल ऑलवेज बी अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन वो जगह है जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग कोई ना कोई पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे। बाउंड्री लाइन रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। हो सकता है कि कई बार आप इसको देख सको विजुअली और कई बार ये इनविजिबल होगी, आप इसको देख नहीं पाओगे। पर यही वो जगह है जहां पे सारे के सारे इंटरैक्शंस होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग जहां सेपरेट होते हैं। इसके बारे में एक नोट मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ये हमेशा आपको याद रखना है कि बाउंड्री लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो भले रियल हो या इमेजिनरी हो, सारे इंटरैक्शंस इसी पे होते हैं, पर ये खुद कभी भी किसी भी इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जैसे कैटलिस्ट रिएक्शन में हेल्प तो करता है बट विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, वैसे बाउंड्री लाइन पे ही सारे इंटरैक्शंस होंगे, पर बाउंड्री लाइन खुद कभी उन इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हालांकि जो कैटलिस्ट वाली लाइन है वो इंटायरली ट्रू नहीं है, पर वो किसी और चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अब आपको सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स और बाउंड्री लाइन की एक बेसिक समझ आ गई होगी। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, पर 1 मार्क के लिए ये अभी भी पूछा जा सकता है। चांसेस आर वेरी लेस बट इट इज पॉसिबल कि ये आ जाए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कितने टाइप का हो सकता है। सो थर्मोडायनेमिक में सिस्टम के 3 मेन टाइप हो सकते हैं। पहला, आपका सिस्टम ओपन सिस्टम हो सकता है, या फिर क्लोज सिस्टम, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ ही एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जो सिर्फ सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता। आइसोलेटेड सिस्टम ना एनर्जी एक्सचेंज करता है ना मैटर एक्सचेंज करता है। तो अगर आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर रहा है तो फिर वो आपका ओपन सिस्टम हुआ। अगर वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो वो हुआ क्लोज सिस्टम। और अगर वो दोनों भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो वो हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने नीचे बनाकर दिया है कि अगर आप ओपन बीकर में हॉट वाटर रख दें तो उसमें से जो भाप निकलेगी वो भाप क्या है, उस सिस्टम का ही मैटर है, जो आप सिस्टम से निकल कर कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में। तो इस केस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ में मैटर एक्सचेंज कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे तो आप उसकी एनर्जी भी फील कर सकते हैं। तो वो अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग में। तो अगर कोई सिस्टम मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर रहा हो तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने उसी बीकर के ऊपर एक लिड रख दिया है जिसकी वजह से अब मैटर बाहर नहीं आ सकता, पर एनर्जी अभी भी वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो अभी भी आपको गर्म लगेगा। तो ऐसे केस में हम लोग सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये सेम जो क्लोज्ड बीकर था क्लोज सिस्टम वाला, अगर आप उसी को एक इंसुलेटेड कंटेनर में रख दें, ऐसा कंटेनर जिससे ना हीट आ सकती है ना जा सकती है, तो उस केस में हमारा सिस्टम बन जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि अब मेरे सिस्टम में से ना मैटर ही सराउंडिंग में जा सकता है और ना ही एनर्जी बाहर जा सकती है, क्योंकि मैंने इसको एक इंसुलेटेड बॉक्स में रख दिया, और इंसुलेटेड बॉक्स से तो कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल केस है, ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई मटेरियल आज तक नहीं बना है जिसके अंदर अगर आप कोई सब्सटेंस रख दो तो उससे हीट एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक बाहर ना आ सके। तो ऐसा कोई सिस्टम होता तो नहीं है, बस ये एक आइडियल केस है। नीचे मैंने नोट में लिखा भी है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो किसी भी सिस्टम के अंदर जितना अमाउंट प्रेजेंट है उस अमाउंट के ऊपर वो डिपेंड करती है। अगर आप अमाउंट कम ज्यादा करोगे तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको अगर सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता। आप सिस्टम के अंदर के सब्सटेंस का अमाउंट कम करो ज्यादा करो, उनकी वैल्यू वैसी की वैसी बनी रह जाएगी। अब इस पे आपसे दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। तो डायरेक्टली आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद टू एग्जांपल्स। तो आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में लिख दोगे दैट दे डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सिस्टम, और उसके कोई भी दो एग्जांपल आप अपनी तरफ से दे दोगे। सेम विद इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 प्रॉपर्टीज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनको क्लासिफाई करो, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव और कौन सी इंटेंसिव है। ये काम करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक बकेट ऑफ वाटर है और बाजू में खाली बकेट है। अब इस पहली वाली बकेट से सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आप दूसरे वाले में ट्रांसफर कर दीजिए और जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में आप आंसर दीजिए। फॉर एग्जांपल कि स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट था वो था 10 लीटर के लगभग, और उसका जो मास था वो हम लोग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 किलो था। अब जब इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी कम कर दिया बाजू वाली बकेट में डालकर, तब इसके वॉल्यूम और मास पे क्या असर होगा? क्या इसका वॉल्यूम और मास उतने का उतना ही रहेगा? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं। अगर इसमें से थोड़ा सा पानी मैं बाजू वाली बकेट में डाल दूं तो इसका वॉल्यूम और मास दोनों कम हो जाएंगे। इसका मतलब मास और वॉल्यूम ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि जब पानी का अमाउंट कम ज्यादा किया मैंने तो इन दोनों का वैल्यू चेंज हो गया। अब जरा डेंसिटी पे सोचिए। डेंसिटी के बारे में मैं सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, और मास और वॉल्यूम खुद क्या है? एक्सटेंसिव। तो नेचुरली डेंसिटी का आंसर क्या होगा? एक्सटेंसिव। पर डेंसिटी एक्सटेंसिव नहीं है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा दैट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल्स टू ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसका एक और एग्जांपल है कि आप फोर्स और एरिया के बारे में देखिए। अगर किसी भी सब्सटेंस का कम अमाउंट अगर आप लोगे, अगर आप इतना सही अमाउंट लेते हो तो अर्थ उस पर कम फोर्स लगाती है। फोर्स को समझने के लिए मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले ले रहा हूं। अब अगर इसी की जगह मैं ज्यादा अमाउंट ले लूं सब्सटेंस का तो अर्थ उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और अर्थ अगर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो ऑफकोर्स है कि उसका वजन कम आएगा, और अगर अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो उसका वजन ज्यादा आएगा। तो वजन से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग है। इसका मतलब फोर्स कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब मैंने अमाउंट को चेंज किया फोर्स का वैल्यू बदल गया। अब एरिया के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? एरिया भी सेम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ाया तो आप देख सकते हो उसका एरिया भी बढ़ गया है। अब फोर्स एक्सटेंसिव है, एरिया एक्सटेंसिव है, पर इन दोनों का जो रेशियो है जिसको कि हम लोग प्रेशर बोलते हैं वो खुद क्या है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये दो एग्जांपल आपके पास हो गए कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो अगर आप लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी बहाने आपको ये 6 प्रॉपर्टीज याद भी हो गई, मास, वॉल्यूम, फोर्स, एरिया, डेंसिटी और प्रेशर। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी भी हीट हम लोग उस सब्सटेंस को देते हैं उस हीट को हम लोग उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, नेचुरली मुझे इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट मैं इसको सप्लाई करूंगा दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज इट्स हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। क्यों? क्योंकि अब ये पेन इतने साइज की, अगर मैं इससे बड़े साइज की पेन ले आऊं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ये पेन अगर छोटी है तो ये कम हीट में ही 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पर बड़ी पेन के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि हीट कैपेसिटी का वैल्यू डिपेंड करेगा कि मेरे पेन का साइज क्या है। इन शॉर्ट मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। पर हीट कैपेसिटी के जो दो फॉर्म्स होते हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है मोलार हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेफिनेशन सेम रहेगी, बस आपको सब्सटेंस सिर्फ 1 ग्राम ही लेना है, और मोलार हीट कैपेसिटी में आपको सब्सटेंस 1 मोल लेना है। अगर आप सब्सटेंस कंफर्म कर दोगे या फिक्स कर दोगे कि 1 ग्राम ही लेना है तो आपको लगता है कि उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है हीट की? अगर आप हर बार 1 ग्राम ही सब्सटेंस लोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में तो सेम ही अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इंटेंसिव। क्योंकि इसमें आप अमाउंट को चेंज कर ही नहीं सकते। जब आप अमाउंट ही नहीं चेंज कर सकते तो ऑफकोर्स है कि उसको लगने वाली हीट कभी नहीं बदलेगी।
सेम इज विद मोलार हीट कैपेसिटी, क्योंकि मोलार हीट कैपेसिटी में भी आप हर बार 1 मोल सब्सटेंस ही लोगे। तो हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, पर उसके जो दो टाइप्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी, ये दोनों के दोनों इंटेंसिव है। नेक्स्ट इज मोल्स, तो ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे मैटर का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स उसके बढ़ते जाएंगे। इंटरनल एनर्जी, अगर आप थोड़ा सा कोई भी मटेरियल लेते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा मटेरियल के कंपेयर में कम ही होगी। इसका मतलब जैसे जैसे मैं मैटर का अमाउंट बढ़ाता हूं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। एग्जांपल के लिए आप पेट्रोल ले लीजिए, थोड़े से पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी को आप ज्यादा पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी से कंपेयर कीजिए, ऑफ कोर्स है कि ज्यादा पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, तभी तो वो ज्यादा फायर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इस साइड में टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को आप एग्जाम में कैसे चेक करेंगे, यही बाल्टी वाले एग्जांपल से आप चेक कीजिए। अगर एक बाल्टी पानी का टेम्परेचर सपोज कीजिए टी था, अब आपने इसमें से थोड़ा सा पानी बाजू वाली बाल्टी में डाल दिया, क्या अब इसका टेम्परेचर बदल जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो अमाउंट कम ज्यादा होने के बाद भी टेम्परेचर का वैल्यू वही का वही रहेगा, इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन टर्न एक टेम्परेचर ही तो है। अगर आप 10 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए या फिर आप 5 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, आंसर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, राइट? तो इसका मतलब टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के सब क्या हुए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो होपफुली आप लोगों को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझ गया होगा। अब इसके बारे में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कि हीट और वर्क को आप कभी भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्लासिफाई नहीं कर सकते। मैंने कुछ लोकल बुक्स में देखा है कि हीट और वर्क पे भी पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। आप हीट और वर्क को एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर के दो तरीके हैं, तो इनको आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्लासिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, ये सिर्फ प्रोसेस जब हो रही होती है सिर्फ उसी ड्यूरेशन में ये अपीयर होते हैं, उसके पहले, प्रोसेस शुरू होने के पहले और प्रोसेस खत्म होने के बाद वर्क और हीट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। जैसे आप मास ले लीजिए, अगर आप m1 लेकर m2 में जोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स एक आंसर m1 प्लस m2 के बराबर आएगा, राइट? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड होती है एक दूसरे में, पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी ऐड नहीं होती। अगर आप इतना हनी लीजिए और उसमें थोड़ा हनी आप और ऐड कर दीजिए, आपको क्या लगता है पहले जितनी उसकी डेंसिटी थी और अब जितनी उसकी डेंसिटी है, क्या दोनों की डेंसिटी ऐड होकर इसकी डेंसिटी क्या इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप इतना हनी लीजिए, उतने हनी की जितनी डेंसिटी होगी, ज्यादा हनी की भी डेंसिटी उतनी ही होगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी भी एडअप नहीं होती। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट एडिटिव। होपफुली आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव पूरी तरह से समझ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म को फंक्शन बोलने के लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस होती है। अभी आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के तो स्कोप से ये बाहर है, बट आपको अभी से इतना याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी फंक्शन भी हो। किसी भी प्रॉपर्टी के फंक्शन होने के लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस हैं। अभी फिलहाल में हमसे बस इतना पूछा जाएगा कि दो टाइप के फंक्शन, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस के डेफिनेशन क्या है और उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले जो एनालॉजी आप यूज करोगे वो ये कि अगर सपोज कीजिए आपके सामने एक माउंटेन है। अब इस माउंटेन की अगर आप हाइट को देखेंगे तो इस माउंटेन की हाइट सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। जब तक आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करोगे और इसी पॉइंट पे एंड करोगे, इसकी हाइट तो नहीं बदलने वाली। तो हाइट इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसीलिए हाइट को हम लोग इसका स्टेट फंक्शन बोलेंगे। जबकि अगर इस माउंटेन पे क्लिम करने के अगर दो रास्ते हो, 1 और 2, उसमें से एक रास्ता अगर उबड़ खाबड़ हो और दूसरा रास्ता अगर वेल मेंटेन्ड हो, तो आपको नहीं लगता कि पहले वाले रास्ते से ऊपर चढ़ने में वर्क ज्यादा लगेगा और दूसरे वाले रास्ते से ऊपर जाने में वर्क कम लगेगा? तो वर्क का आंसर इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कहां से शुरू कर रहे हो और कहां पे एंड कर रहे हो। वर्क का आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। इसका मतलब वर्क क्या हुआ? पाथ फंक्शन। तो ये एक सिंपलेस्ट एनालॉजी था आपको समझाने के लिए कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ सिस्टम के स्टार्ट और एंड से ही डिसाइड होती है। अगर सिस्टम का स्टार्ट यहां से हो रहा है, अगर सिस्टम का जो एंड स्टेट है वो ये है, तो उस प्रॉपर्टी का आंसर नहीं बदलेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। आपका चैप्टर मेनली 4 प्रॉपर्टीज के बारे में है। एक है इंटरनल एनर्जी, देन एंथैल्पी, देन एंट्रोपी, देन गिब्स फ्री एनर्जी। ये अभी फिलहाल में आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में तो गिब्स फ्री एनर्जी है ही नहीं,
बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो मेनली जो चार प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें से गिब्स फ्री एनर्जी तो नहीं है, बची हुई तीन प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस होती हैं, ये आप मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन। वैसे इनके बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स बार बार आएंगे कि इनमें से कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब की वैल्यू सिर्फ सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन। जबकि वर्क और हीट ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। अगर आप सिस्टम के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए ये रास्ता चुनते हैं और अगर आप यहां से यहां जाने के लिए ये रास्ता चुनते हैं, तो वर्क और हीट के आंसर बदल सकते हैं। अब ये जो मैं यहाँ पे रास्ते की बात कर रहा हूँ, ये अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे कि ये रास्तों से मेरा क्या मतलब है। ये रास्ते बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो आप देखना कि जब मैं आगे चल के अलग अलग रास्ते से किसी भी सिस्टम में वर्क और हीट करूंगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसकी वैल्यू बदल जाती है। एडियाबेटिकली दी हुई हीट अलग है, आइसोथर्मली दी हुई हीट अलग है, तो उसका एक्चुअल आपको मीनिंग तब समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है, तो उसके जो हीट और वर्क है वो आप कैसे जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि उसकी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीजों को आप कैसे जा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक इनिशियल स्टेट ये है, जब तक फाइनल स्टेट ये है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू वही की वही रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले वाले रास्ते से जा रहे हो या फिर आप दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हो। तो इस पे भी वही दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज की तरह ही। जैसे वहां पे मैंने आपको बोला था कि या तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे, या 3-4 प्रॉपर्टीज देकर आपको बोला जाएगा कि क्लासिफाई करो। यहाँ पे भी आपको इनमें से 3-4 प्रॉपर्टीज देकर बोल दिया जाएगा कि इनको क्लासिफाई करो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप अलग अलग रास्तों से कोई काम करोगे तो वो रास्ते ये है, जिनको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहले मैंने प्रोसेस वर्ड को डिफाइन किया है। प्रोसेस का मतलब होता है वो कोई भी तरीका जिससे आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाओगे। अगर थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट में कोई भी बदलाव आने वाला है, तो वो बदलाव आप कैसे लाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को कम ज्यादा करोगे। तो वो जो भी मेथड आप यूज करोगे सिस्टम के स्टेट को बदलने के लिए, वो मेथड को ही हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक में 4 तरह की मेन प्रोसेस मानी गई है। पहला है आइसोबेरिक। अब आइसोबैरिक में अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो बार वर्ड आ रहा है, ये बार प्रेशर की ही यूनिट है। तो आप इससे ये याद रख सकते हो कि आइसोबेरिक प्रोसेस प्रेशर से रिलेटेड है। और आप चेक भी कर सकते हो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी इसका 0 होगा। अब यहाँ पे डेल्टा से मेरा मतलब है कि चेंज इन प्रेशर 0 होगा। डेल्टा पी, इसको थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रैंगल को हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अब डेल्टा पी का मतलब होता है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू। अगर किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वही उसकी फाइनल वैल्यू होगी। जब दोनों वैल्यूज ही सेम होंगी तो क्या प्रेशर में कोई भी चेंज आएगा? ऑफकोर्स नॉट। तो दैट्स वाई डेल्टा पी की क्या वैल्यू आएगी? 0। और यही मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो अब प्रोसेस कैरिड आउट इन ओपन वेसल इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप कोई भी ओपन बीकर में काम कर रहे हो, तो ओपन बीकर में अगर सपोज कीजिए आप पानी को हीट कर रहे हैं, तो जब आप पानी को हीट कर रहे हो तो वो कौन से प्रेशर पे हीट हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये जो पानी की बॉइलिंग चल रही है यहाँ पे, ये क्या मानी जाएगी? आइसोबेरिक प्रोसेस मानी जाएगी। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो जैसे वहां पे प्रेशर के कांस्टेंट होने से चेंज इन प्रेशर 0 हो गया था, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम के कांस्टेंट होने से चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। क्योंकि जब वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा है तो जो उसकी फाइनल वैल्यू होगी वही उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। और अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो गई तो V2 माइनस V1 जब मैं करूंगा डेल्टा वी निकालने के लिए, तो उसका वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? 0। अब इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप किसी भी चीज को प्रेशर कुकर में पकाइए। प्रेशर कुकर में जब आप पकाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा कर रखा होगा, तो पूरा क्लोज सिस्टम होता है, तो उसमें वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता। ऐसे केसेस में जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आप सिस्टम का टेम्परेचर
कांस्टेंट रख देते हैं। अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो एग्जैक्टली लाइक आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक, अब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी तभी बदल सकता है जब T1 और T2 अलग अलग हो, और T1 T2 अलग हो नहीं सकते बिकॉज पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी तो इसका जीरो ही आएगा। नेक्स्ट इज, इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर के साथ में एक वर्ड का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इसको हीटिंग ऑफ वाटर नहीं लिख सकते। बॉइलिंग ऑफ वाटर और हीटिंग ऑफ वाटर में फर्क है। जब आप बोलते हो हीटिंग ऑफ वाटर, तो हीटिंग ऑफ वाटर 40 डिग्री पे भी हो सकता है। अगर मैं पानी को 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट प्रोड्यूस करूं, हीट प्रोवाइड करूं, तो उसको मैं हीटिंग बोल सकता हूं। पर बॉइलिंग मैं तभी बोल सकता हूं जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। और आइसोथर्मल प्रोसेस सिर्फ बॉइलिंग के टाइम पे वर्ड यूज किया जा सकता है, हीटिंग के टाइम पे नहीं, क्योंकि हीटिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। जब आप पानी को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 इस तरह से कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हुई। आइसोथर्मल प्रोसेस होगी बॉइलिंग पे। बॉइलिंग के बाद कभी भी पानी का टेम्परेचर नहीं बदलने वाला। तो जो भी हीट आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वाली प्रोसेस को ही हम लोग आइसोथर्मल बोलेंगे। जब तक पानी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, उसके पहले जो आपने उसकी हीटिंग की थी वो आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि उसके पहले टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। इसीलिए ये दो बहुत क्लोज वर्ड्स हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट हीटिंग ऑफ वाटर इज नॉट। क्योंकि हीटिंग के टाइम पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बॉइलिंग के टाइम पे नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता। ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी, तो हीट एक्सचेंज ही जीरो हो जाता है। दैट्स व्हाई वहां पे मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पे। ठीक। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप कोई भी काम एक आइसोलेटेड कंटेनर में करो, जो मैं स्टार्टिंग में भी चैप्टर के बता चुका हूं कि आइसोलेटेड कंटेनर होते तो नहीं है, बट ये एक आइडियल कंडीशन है कि आप हाइपोथेटिकली बस इसको कंसीडर कर लीजिए कि अगर आप कोई भी काम ऐसी कंडीशन में कर रहे हैं जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे काम को आप बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और ऐसे प्रोसेस की जो क्यू की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के मैंने कुछ डिफरेंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के कुछ डिफरेंसेस लिख कर दिए हुए हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा टी जीरो होता है, पर एडियाबेटिक में डेल्टा टी जीरो नहीं होता। अब इस पे जरा अच्छे से सोच कर देखिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू का आना जाना तो अलाउड था नहीं, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में भी डेल्टा टी जीरो ही आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस में द कंडीशन इज कि क्यू ना अंदर आ सकती है। क्यों? मतलब हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हीट ना सिस्टम में आ सकती है, ना हीट सिस्टम से बाहर जा सकती है। पर डेल्टा टी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर बदल सकता है। तो सवाल है कि कैसे बदलेगा? जब सिस्टम से हीट जाएगी नहीं, सिस्टम में हीट आएगी नहीं, तो उसका टेम्परेचर कैसे बदलेगा? टेम्परेचर बदल सकता है कि अगर आप कोई आइसोलेटेड कंटेनर ले, इस आइसोलेटेड कंटेनर में जो आपका सिस्टम है, अगर वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी के थ्रू काम करे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी यूज होगी काम करने में, और जब उसकी इंटरनल एनर्जी यूज होगी तो उसका टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे केस में टेम्परेचर कम हो सकता है। कब? जब सिस्टम अपनी ही इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे काम करने लग जाए। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कैन चेंज, T1 डज नॉट इक्वल्स टू T2 पॉसिबल है, और अगर T1 डज नॉट इक्वल्स टू T2 पॉसिबल है तो ऑफकोर्स है कि डेल्टा टी इस केस में जीरो नहीं होगा। पर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल प्रोसेस की तो कंडीशन ही है कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, तो वहां पे तो डेल्टा टी कंफर्म जीरो आएगा। बट गलती से भी आप इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हीट ही आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो ऑफकोर्स है कि उसमें भी डेल्टा टी जीरो ही होगा। उसमें डेल्टा टी जीरो नहीं होता, क्योंकि सिस्टम के पास अपनी इंटरनल एनर्जी के दम पे काम करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज इज अलाउड। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का आना जाना अलाउड है। अब ये भी थोड़ा आपको अटपटा लगेगा कि जब हीट एक्सचेंज अलाउड होगा तो फिर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखेंगे हम लोग? क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हीट एक्सचेंज में अलाउड नहीं कर सकते। आप कर सकते हो कैसे? अगर आप पानी को बॉईल करें, तो पानी को बॉईल करते टाइम जब एक बार पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद में अगर आप उसको हीट देते भी जाओगे, तो क्या उस हीट को लेकर वो फर्दर अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि पानी अगर एक बार अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद में आप उसको चाहे जितनी हीट दे दो, पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। इसका मतलब हीटिंग आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप हीट तो दे रहे हो, मतलब क्यू क्यू जीरो तो नहीं है, हीट आ रही है सिस्टम में, पर टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इट इज पॉसिबल कि आप हीट दो, उसके बावजूद टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। और उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, बॉइलिंग ऑफ वाटर। डन। एक बार पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, अगर उसके बाद भी मैं उसको हीट करते जा रहा हूं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट का कांस्टेंट ही बना रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर नहीं बदलता। पर आप चाहो तो उसको अभी भी हीट दे सकते हो और प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपने हीट देना चालू रखा है, प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, मतलब क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और उसके बावजूद टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये दो पॉइंट्स को कभी मत भूलिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का आना जाना अलाउड नहीं है, फिर भी टेम्परेचर बदल सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू आ जा सकती है, फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से डायरेक्ट मैच नहीं होती। थर्ड पॉइंट जो मैंने आइसोथर्मल में लिखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, उसका मतलब होता है कि जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो हर सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब U1 इक्वल्स टू U2 ही होगा, जितना स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी थी बाद में भी उतनी होगी। इंटरनल एनर्जी को U से दिखाते हैं हम लोग। तो ऐसे केसेस में डेल्टा U इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ही नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी के बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये खुद से भी जज कर सकते हैं कि अगर किसी चीज की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स है कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा या कम होगा। और अगर किसी सिस्टम की टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दोगे तो देर इज नो चांस कि आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दो। एक ट्रू होगा तो दूसरे अपने आप ट्रू हो जाएगा। लास्टली, ये जो लाइन है सिस्टम इज थर्मली नॉट आइसोलेटेड, ये मैंने कई जगह देखा है टीचर्स ये लाइन को बोल देते हैं कि ये लाइन मिसप्रिंट हो गई है। ये लाइन मिसप्रिंट नहीं हुई है, इट इज करेक्ट। सिस्टम इज थर्मली नॉट आइसोलेटेड का सिंपल मतलब होता है क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब मैंने आपको ऊपर समझाया है कि हीट एक्सचेंज अलाउड है इसमें। तो हीट एक्सचेंज अलाउड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि सिस्टम इज थर्मली नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हीट अलाउड नहीं है, पर हमारे सिस्टम में तो हीट अलाउड है ना, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट आइसोलेटेड। अब लोगों को ये लाइन क्यों गलत लगती है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। क्योंकि हर कोई लॉजिकली ये सोचता है कि अगर हीट आएगी जाएगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा। पर मैंने आपको अभी भी समझाया कि जब वाटर एक बार अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद आप उसको कितना भी हीट करो, आप प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हो, पर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हीट तो दो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही बना रहे। तो सिस्टम को ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि सिस्टम थर्मली नॉट आइसोलेटेड है। अब एडियाबेटिक में मैंने क्या वर्ड यूज किया, सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। अब ये वर्ड का मतलब क्या निकलेगा, दैट क्यू इज जीरो। तो ये बात तो सच है, एडियाबेटिक की डेफिनेशन ही यही है कि ना हीट आ सकती है ना जा सकती है, इन दैट केस क्यू विल बी जीरो। अब इसी को बोलने का ये दूसरा तरीका है, दैट सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। होपफुली आपको चारों प्रोसेस समझ गई होंगी और आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।